नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दरमियान एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया है। इस बार उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का जिक्र किया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है और अब ये उजागर हो गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने हाल ही में एक राहुल गांधी के एक भाषण की तारीफ कर दी थी सोशल मीडिया पर। इसके बाद से प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा एक बार फिर उठा दिया और अगर देखा जाए तो 2024 हो, चाहे इससे पीछे जाए 2019 हो, 2014 हो, चुनाव जैसे जैसे रंगत पकड़ता है तो पाकिस्तान आ जाता है। विपक्ष इधर काफ़ी दिनों से ये कह रहा था कि हिंदू मुसलमान तो आ गया है, पाकिस्तान भी आने वाला है। फवाद चौधरी के बयान के बाद से अब भारत के चुनाव में पाकिस्तान भी आ गया है। प्रधानमंत्री ने हमला किया कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से रिश्ते कायम करके देश को कमज़ोर करती है। पीएम ने कहा कि मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो लिखित में दें कि वह उन राज्यों में मुसलमानों को पिछले दरवाजों से आरक्षण का कोटा नहीं देंगे जहां वह और उसके सहयोगी सत्ता में हैं। गुजरात के आनंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही हैं चुनावी रैली के दौरान। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस को, जो कांग्रेस पार्टी है, वो राम को हरा रही है। एक और इमोशनल मुद्दा प्रधानमंत्री ने रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो पाकिस्तान से साठगांठ करके बैठे हैं और पाकिस्तान इस देश में कमज़ोर सरकार चाहता है, मजबूत सरकार नहीं चाहता। मंथन में आज यही सवाल तीसरे चरण में आ गया पाकिस्तान। मंथन में यही बड़ा सवाल कि तीसरे चरण में आखिर क्यों पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान को क्यों आना पड़ा, या पाकिस्तान को लाया गया, या पाकिस्तान खुद ही कूद गया। बहुत सारे सवाल हैं और चुनाव में पाकिस्तान ना आए ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल तो पूर्व का अनुभव यही कहता है, मौजूदा दौर में पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान और राम, आज प्रधानमंत्री ने एक नया मोर्चा खोला। पाकिस्तान के चुनाव में एंट्री हुई और राम को भी कहा कि ये कांग्रेस पार्टी राम को हराना चाहती। इमोशनल कार्ड है, वो बहुसंख्यक मतदाताओं को बताना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी राम से बड़ी हो गई और राम को हराना चाह रही। ये दो मुद्दे, पाकिस्तान और राम, इस बार पूर्व का अगर देखा जाए बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये राम का मुद्दा, राष्ट्र का मुद्दा और पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, ये मुद्दे ऐसे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी माइलेज देते रहे पूर्व के चुनाव में। लेकिन इस बार क्या जो विपक्ष है उसने इस चुनाव को एक तरीके से, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस चुनाव को विपक्ष ने जातियों में तोड़ दिया है। आरक्षण में घेर कर इस चुनाव को लेकर आए हैं। विपक्ष ने ये कहा कि आपका आरक्षण छिन जाएगा, संविधान छिन जाएगा। प्रधानमंत्री ने उस पर भी तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी रैलियों में संविधान लेकर घूम रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या 2014 से पहले इस देश में संविधान पर काम उनकी पार्टी कर रही थी? क्या प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि 2014 से पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे। अब ये 2 संविधान क्या हैं, ये प्रधानमंत्री ही जाने या राहुल गांधी बता सकते हैं। लेकिन वास्तव में अब ये मुद्दे बहुत आक्रामक तरीके से प्रधानमंत्री ने रखे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पहले धारा 370, फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब सीधा सुर अलापे जा रहे हैं पाकिस्तानी के। कांग्रेस को हर तरह से पटकने की जुबानी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। अब यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे गुजरात के अड़ांद और यहाँ पर उन्होंने सभी दायरों से कहीं आगे निकलते हुए कांग्रेस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
ब्रह्मास्त्र मतलब एक ऐसा अस्त्र जिसका काट न मिल सके। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधा और पाकिस्तानी शहजादा बता दिया। पीएम ने कहा कि शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला है पाकिस्तान। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। आपको बता दें कि ये बयान प्रधानमंत्री ने तब दिए जब पाक के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल गांधी की तारीफ की। चौधरी फवाद ने लिखा, राहुल ऑन फायर। हालांकि इससे पहले ही विपक्ष लगातार कहती आ रही थी कि पीएम के पास जब कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा तो पाकिस्तान को भी चुनावी झोंके में बहा लिया जाएगा, और देखा भी यही जा रहा है। एक और पीएम मोदी कांग्रेस को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कहां पीछे हैं। हाथ पांव धोकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और माफिया का गढ़ बताते बताते सोनिया गांधी पर भी बरस पड़े। कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से चलती थी, और 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में आए दिन आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई बोलने वाला नहीं। सवाल कई उठते हैं कि आखिर चाहे पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो, अमित शाह हो या फिर कोई बीजेपी का दिग्गज नेता ही क्यों ना हो, सभी कांग्रेस पार्टी के पीछे ही इतने उतावलेपन से क्यों पड़े हैं। क्या इस बार के आम चुनाव में कहीं कांग्रेस का पल्ला भारी तो नजर नहीं आ रहा? इंडी गठबंधन में क्या कांग्रेस असल में बीजेपी को चुनौती दे रही है, या फिर बीजेपी कांग्रेस को ही अपना कंपटीटर मान रही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आलिया मालिया जमालिया, क्या खूब कहा है अमित शाह जी ने। हमला किया, एक तरफ प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की एंट्री करा दी है चुनाव में, और चौधरी फवाद के बयान को का रेफरेंस लेकर उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ अमित शाह ने भी उसी ट्रैक पर चलते हुए पाकिस्तान, मुसलमान, इसी को लेकर आए। खैर, भूमिका तो दर्शकों ने समझ ली कि आज हमारा विषय क्या है। तीसरे चरण जो भारत का चुनाव, उसमें तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले पाकिस्तान भी आ गया है, और अब प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे नेता ने कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस की साठगांठ है, पार्टनरशिप है। बड़ा गंभीर विषय है ये। अगर वास्तव में ये चुनावी जुमला नहीं है और पार्टनरशिप अगर राहुल गांधी और पाकिस्तान की है, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और 10 साल से अगर बीजेपी की सरकार है, उसे पता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान से मिले हुए हैं, भारत विरोधी कृत्यों में शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी शामिल है, तो मुझे लगता है अब तक पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल में ठूस देना चाहिए। मेरी भारत के एक नागरिक होने के नाते ये राय भी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ गुजरात के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र मोदी जुड़ गए हैं गुजरात से। चूँकि ये प्रधानमंत्री का जो पूरा मसला है, उन्होंने जो रैली चुनावी की है, कई चुनावी रैलियां की, लेकिन ये जो बात कही पाकिस्तान की, वो आणंद गुजरात की रैली में उन्होंने इस बात को कहा है। तो हमने गुजरात के पत्रकार नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह मुझे एक खिड़की में दिखाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। चूँकि ये गुजरात से प्रधानमंत्री ने डबल अटैक किया है कांग्रेस पार्टी पर और उसका लॉन्चिंग पैड गुजरात है। अलग अलग स्टेट से पूर्व के जो चुनाव का अनुभव रहा है, पाकिस्तान आता है, हर चुनाव में आता है, लेकिन इस बार थोड़ा पहले आ गया है, 2 चरणों के बाद आ गया है, तीसरे चरण से पहले आ गया है। और वो लॉन्चिंग पैड गुजरात है। गुजरात में आज ये कांग्रेस पार्टी पर जो मिसाइलें दागी है प्रधानमंत्री ने, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? आणंद और गुजरात को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही, जमीनी हकीकत क्या है गुजरात में? ये सवाल वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नरेंद्र मोदी से बनता है। नरेंद्र मोदी जी, इस सवाल का जो ये प्रधानमंत्री का डबल अटैक है, इसको लेकर क्या आप राय रखते हैं? और जिस तरीके से प्रधानमंत्री रैलियों में बोल रहे हैं और उन्हें गुजरात की जमीन को चुना, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? गुजरात में पिछले 2 दिन से नरेंद्र मोदी जी ने 6 सभा किया और 6 के 6 सभा के अंदर काफी पब्लिक इकट्ठा हुई थी और उसी के अंदर साफ संदेश था कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो बोला गया है वो उसका गुजरात की प्रजा ने भी वकोड़ दिया है। और उन्होंने बताया हुआ है कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो बोला गया है वो एकदम निकम्मा किस्म की जो लैंग्वेज थी, जो पहले भी आज भी पाकिस्तान पहले से भी गुजरात से कई बार ड्रग्स के बारे में भी बहुत उसका चर्चा के विषय पर बने हुए। और आज मोदी ने भी ये वही बोला हुआ है कि जितने भी गुजरात के अंदर 26 के 26 सीट है वो श्योर है और उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन ऑलरेडी गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुजरात को मालूम है गुजरात का भी पीएम भी गुजरात का है और गृह मंत्री भी गुजरात का है। तो उन्होंने काफी काम करके दिया है। जो कांग्रेस ने पिछले कई सालों में जो काम नहीं किया था वो कांग्रेस ने सीधा बीजेपी ने यहाँ साफ तौर से इतना अच्छा काम किया है ताकि पब्लिक भी उसका जाकारा दे रही है और लोगों को भी मालूम पड़ गया है कि अगर मुसलमान आज के डेट में गुजरात के अंदर मुसलमान भी उनको भी रोजी रोटी मिल रही है, तो उनको भी कोई गुजरात के अंदर से मुसलमानों को कोई विरोध नहीं है। गुजरात के कई इलाके के अंदर से मुसलमान भी बीजेपी को वोट करने के लिए उत्सुक है और कार्यकर के रुपके के अंदर भी जमालपुर का अहमदाबाद के अंदर एक इलाका ऐसा है जहां पर काफी तादाद में पूरा मुसलमान इलाका होने के बावजूद भी काफी लोग पूरे बीजेपी को वोट करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने भी आज उसी पर भी चर्चा काफी किया हुआ है कि जो गुजरात के अंदर जो काम चला है उससे नरेंद्र जी मैं रोक रहा हूं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई जब सब कुछ बहुत अच्छा है तो आणंद में, गुजरात का जो आणंद में रैली थी आज चुनावी, उसमें प्रधानमंत्री जी को ये पाकिस्तान को क्यों लाना पड़ा? पाकिस्तान का मुद्दा उन्होंने क्यों उठाया? उन्होंने क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी की साठगांठ वहां, कांग्रेस पार्टी की साठगांठ पाकिस्तान से है? उनको ये क्यों कहना पड़ा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, शहजादा शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। तो क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के नेता हैं? क्या पाकिस्तान की कोई भागीदारी भारत के चुनाव में है? और अगर राहुल गांधी भारत के विरोधी काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी अगर भारत विरोधी काम कर रही है, तो प्रधानमंत्री जी की 10 साल से सरकार है, उनको राहुल गांधी को जेल में डालना चाहिए, उनकी पूरी पार्टी को जेल में डालना चाहिए। ये चुनावी जुमला है या केवल इसके पीछे कोई सत्य है कि भाई राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की आप पाकिस्तान से पार्टनरशिप दिखाकर, बताकर क्या प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं गुजरात की जनता को? गुजरात की जनता ने तो नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो गुजरात के जो मुसलमानों को, जो अभी 4 दिन पहले भी बोला था कि जो गोल्ड है, जो मंगलसूत्र है, जो मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। यानी कि उनका कहने का मतलब वही था कि पब्लिक ज्यादा होगी। किसकी पब्लिक ज्यादा है? आज के डेट में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। तो बात वही हुई ना नरेंद्र जी, बात तो वही हुई ना कि आपको हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इन 3 मुद्दों के अलावा आप करें बहुत काम किया, तो गुजरात में प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी अपने काम बता के क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? रैलियों में काम क्यों नहीं बता रहे हैं? वो मंगलसूत्र करें मुसलमानों में बांट दिया जाएगा,
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पाकिस्तान बनाना चाहता है, राहुल गांधी की पार्टी की साठगांठ पाकिस्तान से। इसके अलावा और क्या मुद्दे नहीं बचे क्या कोई बीजेपी के पास? बीजेपी के साथ साहब आज की डेट के अंदर जो गुजरात के अंदर जो काम किया है उससे सबको संतुष्ट है। संतुष्ट इसलिए है कि लोगों को रोजी रोटी मिल रही है, मुसलमानों को भी रोजी रोटी मिल रही है, उनको यहाँ पर लोकल मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। जो कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के जो शहजादे ने जो बोला हुआ है उससे टिप्पणी किया हुआ है, और उससे टिप्पणी में वही बोला हुआ है कि हम उनको गुजरात से कहीं ना कहीं नाराजगी है, और गुजरात की जो एक सीट सूरत की सीट जो उन्होंने उसकी कोई बेध्यान की वजह से सूरत की सीट भी नहीं पा गई, तो उससे ज्यादा चिल्लाया हुआ है, लेकिन उसकी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज दूसरे मुद्दे पर राहुल जी और नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले ही बोला हुआ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका जो उसका राम मंदिर पर भी उन्होंने बोला हुआ था कि जो गुजरात के अंदर जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है नरेंद्र भाई, मैं लौटूंगा, मैं सुरेंद्र दुबे को चर्चा में शामिल करता हूं। सुरेंद्र दुबे जी, प्रधानमंत्री ने आज बहुत जबरदस्त अटैक किया और आपने भी देखा होगा और हमारे कार्यक्रम का विषय भी है। इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? मैंने बार बार सवाल किया, गुजरात के पत्रकार नरेंद्र मोदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने बार बार सवाल किया कि भाई जब 26 की 26 सीटें बीजेपी गुजरात में जीत रही है और वहां पर इतनी मजबूत स्थिति है, जाहिर सी बात है उनका होम स्टेट है, बहुत काम किया होगा, इतने काम के बाद भी उन्हें क्यों कहना पड़ रहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा? वो क्यों कह रहे हैं कि देश को कमजोर सरकार दिलवाना चाह रहा पाकिस्तान चाहता देश में कमजोर सरकार हो? एक तो मुझे कई दिनों से बात समझ में नहीं आ रही सुरेंद्र जी कि भाई सूत ना कपास जुलाहे में लट्ठी लट्ठा हो रहा है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस कहीं है नहीं लड़ाई में, तो ये कमजोर सरकार, लाचार सरकार, ये सब बातें क्यों आ रही हैं? ये जरा मैं समझना चाहता हूं। और पूरे ये मसले को जिसको प्रधानमंत्री जी ने डबल अटैक किया है कांग्रेस पार्टी पर, तीखे हमले किए हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? फिर मालूम चला एक तारीख आ सकती है, आइए ना, थोड़ा सा भेजे गाड़ी। सुरेंद्र जी, आपने मेरा सवाल सुना हो तो जवाब दीजिए कृपया। मैंने सवाल सुन लिया है। वो बीच बीच में कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, जब तक आपकी शक्ल दिखाई न पड़े तो आपके सवालों का जवाब देने में मजा नहीं आता। जी शुरू करिए। आप हाँ तो आप सामने आइए तो मैं शुरू करता हूँ। मैं हूँ सामने, आप कृपया शुरू करिए। कुछ तकनीकी व्यवधान होगा, मैं हूँ आपके सामने। ठीक है। देखिए, इतना बढ़िया काम किया है और चारों तरफ वाहवाही हो रही नरेंद्र मोदी जी की। अभी एक नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे नरेंद्र मोदी के बारे में वही बताया जो नरेंद्र मोदी जी स्वयं करते थे। कुछ सामान्य ज्ञान की बातें नहीं ध्यान रखी जा रही। अभी बताया गया कि साहब वो मंगलसूत्र जो है मुसलमानों को बांट देंगे। उनको पता होना चाहिए कि मंगलसूत्र का कोई कॉन्सेप्ट मुसलमानों क्या नहीं होता। मंगलसूत्र का कॉन्सेप्ट हिंदुओं क्या है, वो भी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत कम है। अब फैशन में लोग करने लगे हैं, लेकिन बेसिक जो है उसमें एक धागा बांधा जाता है। मंगलसूत्र का हम लोगों का कोई प्रयोजन नहीं। चलिए छोड़ देते हैं उस बात को। देखिए, जैसे पुलवामा एक तलाश रहे हैं, लेकिन राम मंदिर चल नहीं रहा। वो मंदिर बन गया और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि वहां जो तीर्थयात्रियों की संख्या थी वो भी बहुत कम हो गई। तो उसकी वजह से अब ये लोग परेशान है कि भाई हमने इतनी कोशिश करके और एक चीफ जस्टिस को एक महिला उत्पीड़न में फंसा करके जजमेंट कराया, मंदिर बना दिया और कोई हमारा वोट नहीं देना चाहता। तो इनको तलाश है कि एक पुलवामा, तो जब पुलवामा हुआ फिर उसके बाद अटैक हुआ किया गया, तो जाहिर पिछला चुनाव पाकिस्तान जीते तो उन्होंने कहा कि जब कोई पाकिस्तान की बात नहीं आ रही तो पाकिस्तान को ले आया जाए। ये राहुल गांधी पाकिस्तान के समर्थक और पाकिस्तान चाहता है राहुल गांधी। पाकिस्तान की हालत ये है कि बेचारा खुद अपने लिए रोजी रोटी जुटाने की नहीं, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमने इतना दबाव बना दिया है कि वो आटे की भीख मांग रहे हैं वहां के आतंकवादी, ये भी कहा उन्होंने। हाँ, नहीं वो उनके दबाव से नहीं मांग रहे हैं। पाकिस्तान ने इतना कर्ज दुनिया भर से ले लिया है
और उसके चुकाने में उनकी हालत भिखमंगों से हो गई। जैसे हमने पिछले 10 साल में 150 लाख करोड़ रुपए ले लिया, वैसे पाकिस्तान वर्षों से ही कर रहा था। तो अब वहां तो सरकार है या नहीं है, पाकिस्तान बेचारा आजकल कोई बोल नहीं रहा है। ये जरा चीन के लिए कह के देखें कि चीन तुरंत वो अभी और थोड़ा जमीन अख्तियार कर लेगा। श्रीलंका के लिए कह के देख ले, नेपाल के लिए कह के देख ले। पाकिस्तान जो बेचारा हुआ है ना, उसकी हालत आजकल ये है, कहावत है गांव में कि गरीब की भौजाई सारे, गरीब की लुगाई सारे गांव की भौजाई। तो जो देखो अपना लतियाने में लगा हुआ पाकिस्तान को। लेकिन अब आप हमको ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री को इस ढंग की बातें शोभा देती? एक जब वो कहती कि कांग्रेस नेस्त नाबूद हो गई, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस से कुछ नहीं होगा, तो भाई काहे कांग्रेस की माला जप रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से वो बीजेपी के बजाय कांग्रेस का घोषणा पत्र लगातार लगाए रहे। नहीं चला, देखिए हर 2 दिन बाद वो मुद्दा बदल रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने संविधान बदलने का शुरू किया। उनके नेताओं ने कहा, जब कांग्रेस ने कहा बदल देंगे, तो ये कहते नहीं, कोई नहीं बदल सकता। आज ये कह रहे थे राहुल गांधी लिख के दें कि संविधान हुआ रही हो। राहुल गांधी नहीं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लिख कर दें कि वो आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे, तो क्या गलत बात कर रहे हैं इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो किसको लिख के दें? इनको लिख के, नरेंद्र मोदी को लिख के दें, जनता को, जनता को, जनता को, जनता को। अच्छा, तो जनता को लिख के रोज सुबह निकले पेन रख करके, और वो भाषा देना छोड़ करके वरना जो उन्होंने घोषणा पत्र जो लिखा है उसमें उनको मुसलमानों को कुछ देने की बात कहीं नहीं लिखी। लेकिन ये बात अलग है, उनको बता दिया कि किससे मुस्लिम लीग की छाप लगी हुई। छाप हम जानते हैं मोहर की, तो उसमें को मोहर भी अच्छी नहीं लगी। हमने इसके बाद कई बार वो घोषणा पत्र पढ़ा कि देखे भाई, अब हम हो सकता हमारी आंखें कमजोर हो गई हो, मोहर हमको न दिखाई पड़ी हो। ये जताता है कि 2 दौर की वोटिंग के बाद मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश हो गई है। उनको जो उनके आरएसएस से जो संबंध इधर खराब हुए, फिर जाकर के वो आरएसएस के शरण में पड़ गए और मोहन भागवत ने कह दिया कि नहीं, आरक्षण हम लोग हटाने के कतई पक्ष में। अरे भाई, उनसे कौन पूछा? कोई मोहन भागवत, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो कोई सरकार नहीं है, वो कोई सत्ताधारी दल नहीं, वो कहते हैं सांस्कृतिक दल है, लेकिन बात सारे राजनीतिक करते हैं। ये सब ये जताता है कि जब उन्होंने देखा संविधान वाला अच्छा, और अब वो फंस गए, वो जो कर्नाटक में क्या नाम है, रेवन्ना, वो तो बहुत कमाल का आदमी, हमने सुना। तो भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना दुबे जी उसका? वो तो उनका दूसरी पार्टी का नेता है। आप भी कभी कभी इससे क्या होता है, इनके साथ तो इन्होंने वोट मांगा है ना उसके लिए। अरे ठीक है, अब मोदी जी को क्या पता था कि रेपिस्ट है? भाई, प्रधानमंत्री को क्या पता था? ठीक है, ये बात आप भी गजब करते हो दुबे जी। मोदी जी की इंटेलिजेंस बड़ी कमजोर हो गई, उनकी ईडी की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी, वो पता कर लेती। चलिए, मैं विषयांतर नहीं करता हूं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जरा कुंवर जपेंद्र हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और इस बीच उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हयात उमर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। जपेंद्र जी, ये पाकिस्तान, जैसा कि विपक्ष के नेता लगातार कह रहे थे, पिछली डिबेट में ही शैलेश सिंह कह रहे थे कि पाकिस्तान भी आने वाला है, हमें इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आ गया वो। अब ये पाकिस्तान खुद ही कूद गया है या बीजेपी उसको लेकर आई चुनाव में कि भाई उसके बिना अब काम नहीं चल रहा, आ जाओ पाकिस्तान? जपेंद्र जी, सवाल पाकिस्तान का या पाकिस्तानी हरकतों का नहीं है। ये एक पाकिस्तान ने अपना ट्रेंड बना दिया है कि जब भी हिंदुस्तान की सरहद पे कुछ ऐसी घटना होती है, आतंकवाद से संबंधित, जब पूरे देश के अंदर अनेकों राज्यों में, शहरों में कुछ घटनाएं होती हैं,
या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जब धरपकड़ होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं पाकिस्तानी अलगाववादी संगठनों और पाकिस्तान की सरकार की भूमिका निकलकर सामने आती रही है। अभी हम दुबे जी को सुन रहे थे, तो दुबे जी का जो एक एक शब्दों का चयन था, तो निश्चित तौर पर जैसे वो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हो या उनका लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रेरित उनके शब्द निकल के आ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर वो विरोधी हो, तो ये इस देश में ट्रेंड है। और हमारे सीनियर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, आई थिंक 76 या 80 प्लस ही इनकी नहीं नहीं, अभी 80 में नहीं गए भाई, अभी 80 में नहीं, 70 वाले मान लो आप, अभी 80 वाले में नहीं है, अभी पूरी 70 मान लेते हैं, पूरी तरीके से होशो हवास में है, चिंता नहीं कोई करो। हमारे कंट्री के अंदर सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70, 75, 80 के, तो नहीं कहीं ना कहीं उनके लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विरोध है, क्योंकि उन्होंने जवानी से लेकर आज तक जो देश के अंदर राजनीति देखी है, द्वंद्व देखा है। अरे हम सीनियर सिटीजन में भाषण देने के लिए आपको नहीं बुलाए भाई, आप इस पर बताओ पाकिस्तान क्यों लिया है, क्या हालत खस्ता है, सीधा सवाल। और जरा कड़ा सवाल करें आपसे, मोदी जी को लगा कि भाई कांग्रेस पार्टी राम को हरा रही है, भैया राम चुनाव में खड़े हैं क्या? एक राम मेरठ वाले थे, वो कह रहे भाजपा ही हमें हरा रहे हैं, कांग्रेसी तो वहां नहीं हरा रहे हैं उनको। राम को और मोदी जी अब किस राम की बात कर रहे हैं कि राम को हरा रहे हैं? राम को तो कांग्रेस ने उस दिन से हराना शुरू कर दिया था जिस दिन से कांग्रेस अस्तित्व में आई, अब की बात नहीं है। जिस दिन से कांग्रेस बहुत लेट कहा भाई मोदी जी ने, आपने बहुत लेट कहा, तो उनका युद्ध शुरू हो गया था, उस विचारधारा के साथ शुरू हो गया था, जो विचारधारा बहुसंख्यक भारतीयों के समर्थन में कुछ करने का दम रखती थी। तो इस देश के अंदर अगर आज हम बात करते हैं, आपने पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया, भाई हमने नहीं छेड़ा, प्रधानमंत्री ने छेड़ा, इस देश के शीर्ष नेता, सबसे बड़े नेता ने छेड़ा आज गुजरात की रैली में, आनंद में। चलिए मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा भाई, मैं कहूंगा दोबारा सुना दूंगा मैं आपको। भारत की पहचान अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से है या बहुसंख्यक हिंदू समाज से है, ये तो प्रत्येक भारतवासी को तय करना पड़ेगा ना। अल्पसंख्यक समाज के लिए जिस दिन भारत का विभाजन हुआ उस दिन एक देश बन गया, उस देश के बनने के बाद ऐसे कौन से कारण रहे कि उसके बाद भी जब देखो हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस, आतंकवादी घटनाएं, साजिशें, और उन साजिशों और साजिशकर्ताओं को सरकार का संरक्षण, वो कौन सी सरकार थी जो इन साजिशकर्ताओं? भाई कांग्रेस करा रही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से पार्टनरशिप है, प्रधानमंत्री ने कहा, जपेंद्र भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से पार्टनरशिप है, तो 10 साल से सरकार ताकतवर मजबूत सरकार प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। राहुल गांधी अब तक जेल में क्यों नहीं है अगर कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप पाकिस्तान से है? पाकिस्तान तो हमारा एनिमी कंट्री है, दुश्मन देश है, वो हमारे देश में अस्थिरता फैलाता है, हमारे यहाँ आतंकवादी भेजता है। अगर ऐसे देश से 60 गांठ, पार्टनरशिप का मतलब है 60 गांठ, साजिश, तो अगर ऐसी कोई राजनीतिक दल है वो 60 गांठ कर रहा है तो उसको तब तक बैन कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को एनआईए जेल में कॉलर पकड़ के खींच के, मैं तो कह रहा हूं, बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि कॉलर पकड़ के बंद करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्यों नहीं किया गया अभी तक? दुर्भाग्य से आजादी के बाद जब हमारे देश का संविधान लिखा गया और संविधान के बाद संविधान में ही रहोगे आप, इस सवाल पे नहीं आओगे, संविधान में रहोगे। अरे भाई वो अम्बेडकर जी पे छोड़ दो, लिख दिया उन्होंने, आप उस समय ना आप थे ना हम थे। आज देख रहे हैं कि चुनाव में पाकिस्तान क्यों आया, और आज का युवा इस बात को चाहता है, आज का युवा अगर इस बात को चाहता है, जानना चाहता है कि भाई पाकिस्तान के साथ क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई साठगांठ कर ली है क्या, ये जानना चाहता है आज का युवा इस बात को। और प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने अगर ये कहा है तो हम तो मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की साठगांठ है पाकिस्तान से, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौटा और सीधा रुख करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता शैलेश सिंह से बातचीत करेंगे। शैलेश सिंह भाई, कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं कि आप लोग तो शुरू से ही
आप लोग तो शुरू से ही इस तरीके का हरकत कर रहे हो। जब दुश्मन देश के साथ आप शुरू से खड़े हुए हो, तो भाई प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत कह दिया? वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से साठगांठ है आप लोगों की। अच्छा, आप लोग स्वीकार भी कर लेते हो, उस पर कोई इतराज भी, बहुत प्रोटेस्ट भी नहीं करते हो आप लोग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की बातों में दम है। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ बिन बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने प्रधानमंत्री खुद मुझे जाते पता हैं। था आप बिरयानी लेकर आओगे, मुझे पता था पक्का आज बिरयानी लेकर आओगे आप। उनकी माँ को सॉल उड़ाने के लिए दूसरी बार अरे वो भाई, बिन माँ को बुलाए किसी को पहुंच कोई सकते साल हैं। उड़ा सकता है भाई, क्या बात करते हो? बोलो। बिना बुलाए पाकिस्तान, बिना बुलाए जाना, किसी बिना आमंत्रण के, वो देश के प्रधानमंत्री, वो भारत देश के वो प्रधानमंत्री डिप्लोमेसी है भाई, डिप्लोमेसी। के बिना किसी निमंत्रण के वो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां चले जाते हैं, सॉल ओढ़ाने, बिरयानी खाने चले जाते हैं और पाकिस्तान प्रेम वही दिखाते हैं। इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जाकर के वहां पर पाकिस्तान प्रेम दिखाया था। जिन्ना के मजार पे अडवाणी जी जब फूल चढ़ा करके आते हैं। अरे डिप्लोमेट थे भाई, आप लोग मुद्दा बना लेते हो। अटल जी डिप्लोमेट, मोदी जी डिप्लोमेट जी। कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक पाकिस्तान प्रेम नहीं दिखाया है और इंदिरा गांधी ने उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी जपेंद्र जी आ रहा हूं, मैं जवाब लूंगा। जपेंद्र जी आ रहा हूं। अभी चुनाव में और एक सीन आने वाला है, मोदी जी के मंच पे रोने का भी सीन आने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जपेंद्र जी मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब के लिए मौका दूंगा जपेंद्र जी। और राम रहीम पर ही टिका रह जाएगा, हिंदू मुस्लिम पे टिका रहेगा इनका चुनावी। ये इन्होंने 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ जनता का, भारतीय जनता का शोषण किया है। इनके पास कार्य बताने, विकास कार्य बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए ये राम रहीम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना, इसी पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले तो खुद ही चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए और कहते हैं कि भाई राहुल गांधी का पाकिस्तान प्रेम है। राहुल गांधी को पाकिस्तान राहुल गांधी को क्यों जिताना चाहेगा? उनकी दादी ने पाकिस्तान। अरे भाई, क्योंकि वो पाकिस्तान चाहता है भारत में कमजोर सरकार हो, इसलिए जिताना चाहता है। कर्म ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। राहुल गांधी कांग्रेस अगर तब भी कमजोर पाकिस्तान थे को या बचाना मनमोहन चाहती सिंह कमजोर थी, प्रधानमंत्री थे लेकिन तो 10 भारतीय साल तक फौज मनमोहन के सिंह ने विद्रोह के डर से भारत देश का प्रधानमंत्री रहते हुए खामोश एक हो भी गई। बार जाकर के उन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं फौज किया। का फिर ये कैसा पराक्रम था। पाकिस्तान प्रेम है कि जो मोदी जी बनते साथ ही जाकर के वहां बिरयानी खाने चले गए, सॉल ओढ़ाने चले गए। तो ये पाकिस्तान प्रेम किसके साथ है? कौन लोग करते हैं पाकिस्तान प्रेम? कौन भाजपाई करते हैं? ये भाई तो सामने दिख रहा है। शैलेश सिंह, कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं कि आप बेवजह क्रेडिट ले रहे हो। इंदिरा गांधी तो पाकिस्तान को बचाना चाहती थी, भारतीय फौजों ने 2 टुकड़े किए, इंदिरा गांधी ने कहाँ किए? 2-4 चीजें बता सकते हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी कोई कार्य कर देते हैं, आज भारतीय सेना कोई काम कर देती है, तो वो श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। नहीं, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं भारतीय सेना अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करती है तो वो श्रेय जाकर के इंदिरा गांधी को नहीं जाता है। इसी इंदिरा गांधी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए अमेरिका को भी लाल आंखें दिखाई थी, जिसके चलते जाकर के आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और अमेरिका ने उस युद्ध में अपनी भागीदारी तक नहीं निभा सका। ठीक है बाबू, ये युद्ध में नहीं जाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने जो आप लोगों को पाकिस्तानी कहा है, आपको कैसा लग रहा है भाई शैलेश सिंह? आपकी पूरी पार्टी को पाकिस्तानी कह दिया। नहीं, ये तो पार्टी है, ये पार्टी का पाकिस्तान पर मैंने गिना दिया कि भाई कितने पाकिस्तानी सोच की पार्टी है। भाजपा पाकिस्तानी पार्टी है, क्योंकि क्या है कि जब देश का विभाजन हुआ था, आजादी की लड़ाई के बाद देश का विभाजन हुआ था, तो हिंदू महासभा और खड़ी रही, देश का विभाजन किया था, तो इनका पाकिस्तान प्रेम तो रहना ही है। ठीक है, ठीक है। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मेरा निवेदन है, आप दोनों आप जरा कृपया शांत रहिए थोड़ी देर। मैं कुछ पत्रकारों को जरा चर्चा में शामिल। हाँ जपेंद्र जी बोलिए, 20 सेकंड बोलिए पहले। 30 सेकंड नहीं। माननीय प्रधानमंत्री, हम माननीय बहुत सम्मान से कह रहे हैं क्योंकि देश की प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी जी ने यासर अराफात को अपना भाई बनाया हुआ था। यासर अराफात उस समय दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता थे। और यासिर अराफात को शांति नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। थोड़ा जान कीजिए, पढ़ाई लिखाई करके आया कीजिए देश में। शांति नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था यासिर अराफात को। अरे बोलने दीजिए भाई शैलेश सिंह, बोलने दीजिए। कुंवर को बोलने दीजिए, कुंवर जपेंद्र को। जितेंद्र जी आप बोले नहीं दे रहे हैं। बोलिए कुंवर जपेंद्र, बोलिए।
अब जो पाकिस्तान के समर्थन में 1971 का जो पाकिस्तान का विखंडन हुआ, बांग्लादेश अस्तित्व में आया, वो क्रेडिट भारतीय फौज को जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी तब भी पाकिस्तान का वो हिस्सा बचाना चाहती थी, लेकिन भारतीय फौज के ठीक बात है, विद्रोह के डर से ये काम हुआ। ठीक बात है, क्रेडिट भारतीय फौज को जाता है। और ठीक बात। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब भी भारतीय फौज ने कोई करिश्मा करा, उसका श्रेय भारतीय फौज को दिया। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, आप बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय किसको जाता है? सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय किसको जाता है? जपेंद्र जी बता दो, सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय किसको जाता है? जरा सब लोग सुन लो भाई, सुन लो, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बादलों में रडार ढूंढने वाले प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को दिया, और सेना ने अब अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री आ गए, इसमें प्रधानमंत्री आ गए, इसमें मोदी जी आ गए, उसमें इंदिरा जी नहीं आई ना, दोहरी बातें नहीं चलेगी। नो नो नो, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री ने अधिकार दिया, सेना के हाथ किसने बांध दिए थे भाई? किसने बांध दिया? सेना का हाथ कोई बांध सकता है क्या? इस देश की फौज का कोई हाथ बांध सकता है क्या? नो, अधिकार नहीं था। गोली खाने के लिए सैनिक हमारा पोस्टों पर रहता था, लेकिन उसे एक भी फायर करने का अधिकार सवाल नहीं था। पूछना चाहता हूं कि बादलों में प्रधानमंत्री जी ने वो बेड़ियां खोल दी हाथ की, सैनिकों के जाओ लड़ो जाके। प्रधानमंत्री ढूंढ रहे अगर थे। हमारी बात पे यकीन ना हो तो बुला लीजिए किसी एक्सआरपी कमांडर को, ब्रिगेडियर को, कर्नल को, जनरल को, वो सच्चाई बता देंगे कांग्रेस के जमाने की और भारतीय जनता पार्टी के जमाने की। ना ना, अब मत बुलाइएगा, अब मत बुलाइएगा। वन रैंक वन प्रमोशन के चक्कर में फौजी बहुत नाराज हैं। अब मत बुलाइएगा किसी पेट में, नहीं वो बिल्कुल कपड़े उतार देंगे। अब मत बुलाइएगा किसी को। सिंह साहब, एक बात तो आप मानते हैं ना कि मोदी जी ने कड़काई से पेश होने के बाद ही पाकिस्तान इतना सीधा तरह चल रहा है। बाकी जो पहले हमला हो रहा था, हम मानते हैं, हम कहा नहीं मानते भाई। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमें तो गर्व है उन पर, मुझे उन पर गर्व है, मान रहे हैं ना, प्रधानमंत्री पर गर्व है। लेकिन सवाल तो पूछेंगे, आंखें बंद तो नहीं कर लेंगे, सवाल पूछेंगे। अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है जिन्होंने, अरे आपसे पहले मैंने कहा मुझे गर्व है, मैंने आपसे पहले कहा मुझे गर्व है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? आपसे पहले मुझे गर्व है कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना। ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं हम, अपनी हयात उमर को चर्चा में लेता हूं। ठीक है जपेंद्र जी आ गई बात, आ गई। हयात उमर साहब को चर्चा में लेते हैं। हयात उमर साहब, चलिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, बहुत सारी ये, चूंकि अब चुनावों का शगल हो गया है, इस तरीके से शगल चलता रहता है कि अब एक कहेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं चुनाव है। इस तरह की चीजें जो चुनाव में आती हैं या फिर आ गई एक बार, इनके पीछे कोई राजनीतिक मंशा होती है, कोई हकीकत होती है? क्योंकि मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं कि अगर ऐसा है तो पूरी कांग्रेस को जेल में होना चाहिए, चुनाव लड़ने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है फिर? बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता जैसे उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस ने चीन से चंदा लिया। अगर आपको लगता है और आपको पता कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने चीन से चंदा लेकर के देश विरोधी गतिविधियों में उस पैसे को खर्च किया है, तो आपकी सरकार 10 साल से केंद्र में बैठे हुए, यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। राहुल गांधी ने चंदा लिया, कांग्रेस ने चंदा लिया, पाकिस्तान से समर्थन लिया, चीन से समर्थन लिया, वहां से पैसा ले रहे हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो किस तरह की मजबूत सरकार रही है? या केवल आपको ये बोल करके, बयानबाजी करके केवल राजनीति करनी है? इसका मतलब आप देश की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। मैं आऊंगा जपेंद्र जी, आऊंगा, बोलने दीजिए। अब हर चीज में प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगा। रुकिए जपेंद्र जी, आप रुक जाइए। जपेंद्र जी प्लीज, अब बोलने दीजिए ना उनको, फिर मैं आपको भी आपको समय दूंगा। मैंने दिया है पूरा समय, बोलिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पर अगर माननीय मोदी जी ने अगर आज ये बयान एक प्रधानमंत्री के तौर पे दिया है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक कमजोर सरकार को लीड कर रहे हैं। और अगर केवल एक राजनीतिक के तौर पे, एक बीजेपी के नेता के तौर पे दिया है, एक प्रचारक के तौर पे दिया है, क्योंकि वो पूरी टीम को आगे लीड कर रहे हैं बीजेपी की, तो एक जाहिर सी बात है कि इस पूरा अपेक्षित था और बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा। नहीं, मुझे लगता है आपकी दूसरी बात ठीक है। वो कैंपेन कर रहे हैं तो बीजेपी नेता के रूप में ही कर रहे होंगे, तो वो अपेक्षित है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन बिलो द बेल्ट वार, कमर के नीचे, जंघा के नीचे वार, ये कहीं ना कहीं नैतिकता पे खरा नहीं उतरता है। अच्छा हयात साहब, प्रधानमंत्री पर भी बिलो द बेल्ट लोग हमला करते हैं, कांग्रेस के लोग भी वो जरूर बातें करते हैं प्रधानमंत्री पर।
ये दोनों तरफ जपेंद्र जी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही कह दूंगा, आप चिंता मत करिए। बोलिए। ये दोनों तरफ से है। हाँ। लेकिन देखिए बात ये ना कि कोई और कर रहा है उसके उतना महत्व नहीं होगा, लेकिन एक प्रधानमंत्री या बीजेपी का वरिष्ठतम नेता या मोदी जी जिनके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरा चुनाव मोदी जी के केंद्रित में, या तो मोदी जी के विरोध में है या मोदी जी के समर्थन में, अगर वो इस बात को कह रहे हैं और बिलो द बेल्ट वार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न लगेंगे। ये बहुत अपेक्षित था दूसरे तीसरे चरण के बाद कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इन चुनाव में हो जाएगी, और वो हुई। सबको अपेक्षित था, हमको भी अपेक्षित था, आपको भी अपेक्षित था, और आगे भी इस तरह की चीजें आएंगी। ध्रुवीकरण फाइनली एक अंतिम शरणस्थली के रूप में बीजेपी के पास चारा बचा है। अगर 10 साल का पूरा एक मोदी जी का शासन रहा है तो उनके पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कम नहीं होंगी, और है भी, वाकई में बहुत उपलब्धियां हैं। तो वो उन उपलब्धियों को छोड़ करके क्यों फिर वो बार बार पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, राम मंदिर, इन्हीं चीजों पर बार बार लौट के आ रहे हैं जो मुद्दे 90 के दशक में थे। अब हम ये 2023 में बैठे हुए, 1993 में नहीं है, बहुत चीजें बदलाव आ चुकी है, हमारी सोच बहुत परिपक्व हो जानी चाहिए थी अब तक। अब कब तक हम इन मुद्दों को लेकर के एक दूसरे से चुनाव में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे पे वार प्रतिवार करते रहेंगे, और कब तक इन मुद्दों पे जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? ठीक बात है, ठीक बात। मैं है साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। महेंद्र सिंह को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। महेंद्र जी, हयात साहब ने 2-3 बिंदु बहुत इस पूरे जो चर्चा को एक दिशा दी है। वो कह रहे हैं कि भाई वाकई नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया इस देश में। हयात साहब भी स्वीकार कर रहे हैं और सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, भाई नरेंद्र मोदी की योजनाएं अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं। मैं तो इस मंच से लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अद्वितीय हैं और हमें उन पर गर्व है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आप मतदाता को काम पसंद नहीं है क्या? भैया मोदी से ज्यादा तो इस देश में कोई काम नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लग रहा है। अगर उनके पास 267 योजनाएं हैं इस देश में जो चला रखी हैं, लोगों को फायदा पहुंचाया है, इसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र की बात करनी पड़ रही है, संपत्ति हड़पने की बात करनी पड़ रही है, उनको पाकिस्तान को कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से मिली है, तो क्या इस देश का मतदाता सब यही सुनना चाहता है क्या? वो किसी के विकास पर उसको समर्थन नहीं देना चाहता है क्या? एक बहुत बड़ा गंभीर संकट है भारतीय लोकतंत्र के सामने कि हम और आप अगर यही सब सुन के अगर वोट देना चाहते हैं तो राजनीतिक पार्टियों की तो मजबूरी है, सुनाना पड़ेगा उनको देश सेवा के लिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप जी। दरअसल देखिए, बीजेपी और मोदी जी तो यही कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 2014 के बाद ही सारा कुछ विकास और सारी चीजें हुई हैं। मान लेना चाहिए, हम लोगों को भी, सबको मान लेना चाहिए निश्चित तौर पर मोदी जी ने विकास किया है और सब आम जनता भी मान ही रही होगी कि विकास किया है। बावजूद इसके अगर वो कन्विंस नहीं हो रही है विकास के मसले पर, तो फिर एक राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक पार्टी के तौर पर फिर मोदी जी यही जो अपेक्षित हैं, हम सब लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, जिस पैटर्न को मोदी जी फॉलो करते हैं उसी पैटर्न पे मोदी जी जा रहे हैं। शुरुआत के पहले फेज में तो ये लगा था कि मोदी जी शायद इस बार दूसरे पैटर्न पे, बीजेपी की रणनीति दूसरे पैटर्न पे चुनाव की होगी, जो 2047 का एक सपना लेकर के वो लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि जरूरी है एक केंद्र में बीजेपी का रहना। लेकिन पहले चरण के बाद दूसरे चरण में जब अब जो भी सर्वे आए, जैसा भी उनका फीडबैक मिला और ट्रैक बदला था, ट्रैक बदला। जपेंद्र जी आ रहा हूं, धैर्य रखिए थोड़ा सा जी। और दूसरे चरण के बाद जब तीसरा चरण आ गया तो देखिए पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पहले चरण में विकास और तमाम चीजें रही, दूसरे चरण में फिर हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें आ गई, और तीसरे चरण में अब सवाल जो आप बड़ा उठा रहे हैं कि क्या इस लोकतंत्र में, हमारे देश में जनता यानी जो आम वोटर है, क्या वो परिपक्व नहीं है, क्या वो यही सुनना चाहता है? तो और अगर यही सुनना चाहता है तो फिर क्या विकल्प है? कोई भी पार्टी हो उन्हीं मुद्दों को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यही सुनना चाहता है। अगर यही सुनना चाहने वाला मतदाता होता तो पिछली बार 51% ही वोट मिले थे, 49% तो नहीं सुन रहा था इन सब चीजों को। इसका मतलब लोकतंत्र तो परिपक्व है, कुछ परसेंट लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरीके की चीजों में आते हैं। चिंता वही है, बीजेपी की रणनीति इस बार शायद जो अभी तक के नतीजे मतलब
फीडबैक आ रहे हैं, उसके आधार पे ये लग रहा है कि शायद जो ट्रैक या जो अपेक्षित रिजल्ट चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, उन पर खरा नहीं उतर रही है। वो जो भी फीडबैक आ रहे हैं उनके पास, तो निश्चित तौर पर फिर ये सारे राष्ट्रवाद का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। अभी हो सकता है कि खाने पीने वाली बातें आई नहीं है कि, और फिर अभी कपड़ों पर भी आ जाएगा कि कैसे। नहीं, खाने पीने वाली बातें शुरू में आ चुकी हैं, मछली मटन आ चुका है, मछली मटन आ चुका है, खाने पीने वाली बातें आ चुकी है, लेकिन राष्ट्रवाद तो मुद्दा होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूं कि भाई राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता तो बहुत बड़ा मुद्दा है। महेंद्र जी, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता बताना है, सिखाना नहीं पड़ता। जिस भौगोलिक क्षेत्र में कोई बच्चा पैदा होता है वो अपने आप राष्ट्रीयता उसके रग में आ जाती है, वो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब बताना तो तब पड़ता है जब आप कुछ अन्य चीज बताना चाह रहे हो। राष्ट्रीयता जैसे किसी के गर्भ से, माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ तो उसको स्वाभाविक है, वो माँ कहेगा, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो संकीर्णताओं में है। दूसरी चीज आप जो बड़ा सवाल उठा रहे थे कि क्या फिर इतने ताकतवर प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो चारों तरफ हमारा विदेश नीति है, जो पाकिस्तान हो या दूसरे देश हो, वहां जिस तरीके से पहले तो हमें 10 साल तक यही बताया गया कि डंका बज रहा है, और डंका बज रहा, सब कांप रहे हैं कुछ विदेशी, पाकिस्तान और तमाम चीन वगैरह। तो अब पाकिस्तान राहुल गांधी को या कांग्रेस को चाह रहा है कि सरकार आ जाए तो वो खुश होगा वहां पर। एक इतने बड़े अगर मैं कहूँ मोदी जी के कद को और बड़ा करते हुए स्टेट्समैन कह दूं मैं, तो जिस तरीके से तमाम उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि ये महामानव है, इनके ऊपर कृपा है, स्टेट्समैन है, विश्व के नेता हैं, विश्व गुरु हैं, और तमाम चीज जितनी उपाधियां हो सकती वो अगर कर दी जाएं, तो फिर अपनी जनता पर भरोसा क्यों नहीं? ठीक है, मैं ये सवाल पूछता हूँ, सवाल मैं पूछता हूं, और कोई भी, सारे दल अपने सर्वोच्च नेता को महामानव बताते हैं। इसमें केवल बीजेपी के लोग नहीं करते हैं, कांग्रेस के लोग भी अपने नेतृत्व को, हाईकमान को महामानव या महामहिला, आयरन लेडी बताते रहे, तो नई बात नहीं। कुंवर जपेंद्र, ये बड़ा अहम सवाल उठाया महेंद्र सिंह ने कि भाई ये अपने लोगों पर भरोसा क्यों नहीं है, अपने काम पर भरोसा क्यों नहीं है? महेंद्र जी तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और अभी हम बड़े ध्यान से आपको सुन रहे थे। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले एक काम नहीं हुआ या कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हो। सवाल ये है कि 2014 से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले, देश के अंदर जितने एम्स कांग्रेस की सरकारों ने बनाए उससे तिगने एम्स आज हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एयर कनेक्टिविटी का था उससे तिगना आज है। ये बनाम 2014 तक और 2014 के बाद का हम बात करते हैं। जितने रेलवे स्टेशन पहले थे उससे 2.5 गुने आज हैं। कनेक्टिविटी देख लीजिए, रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। हम ये नहीं कहते, किसी ने नहीं कहा कि 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि जो 2014 से पहले हुआ उसका 2.5 गुना 3 गुना 2014 से 2024 तक हुआ? ये सवाल। दूसरी बात, आपने बात करी बात में कि ये हम पाकिस्तान का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों ले लिया, कि ऐसा ये चुनाव में हम सबको लग रहा था ऐसा आएगा। देखिए, ये भारतवर्ष की जनता है। आज भी हमारे वोटर्स, हमारी जनता में सभी इंटेलेक्चुअल नहीं है, सभी सोच विचार के बुद्धि से जो है नहीं विचार करते हैं। आज भी देश के अंदर आधी आबादी ऐसी है जो कहीं ना कहीं भ्रम जाल में फंस जाती है। कांग्रेस के भ्रम जाल में जो जनता इतने वर्षों तक फंसी रही, वो जो बहुत मुश्किल से बाहर निकाली गई, वो जनता उस भ्रम जाल में ना आए। और उसी के मद्देनजर निश्चित तौर पर अगर ठीक बात है, पूर्व में ले गए, पाकिस्तान का नाम ले दिया, तो इसे दूसरे शब्दों में देखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री। ठीक बात है, मैं समझ गया जपेंद्र भाई, मैं समझ गया जपेंद्र भाई, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। शैलेश सिंह, जपेंद्र भाई कह रहे हैं कि आप लोग भ्रमजाल में फंसा रहे थे जनता को, तो ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान वाली जो बात उन्होंने कही उस भ्रमजाल को वो तोड़ रहे हैं। आप लोगों ने भ्रमजाल जनता के सामने फैला रखा है और आंखों में चश्मा चढ़ा दिया है, उसको वो तोड़ रहे हैं। मतलब आप भ्रमजाल से चुनाव जीतोगे शैलेश सिंह? जीत तो तब भी नहीं पाएंगे, अब वो जमाने चले। इधर आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लाचार सरकार में आएंगे तो ये कर देंगे, हमें तो नहीं लग रहा कि आएंगे। लेकिन आप ही के पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, तो आप ही लोग इनका प्रचार कर रहे हो।
शैलेश सिंह बोलो। चुनाव भी युद्ध का मैदान होता है, सबकी अपनी शैलेश बोलो भैया। सबके मुख बिंदु से कुछ निकलता है, लेकिन हमें सत्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शैलेश सिंह बोलिए। लग रहा है कि आपकी आवाज ही चली गई है, कुछ ज्यादा कह दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्या है भाई? ऐसा है कि कुंवर दीपेंद्र जी ने एक पत्रकार, हमारे जो पत्रकार थे सुरेंद्र दुबे जी, उनके उम्र के विषय में कहा था, और ये भी कहा कि उन लोग जो उम्र वाले लोग हैं वो लोग ज्यादातर झुकाव कांग्रेस के पीछे होता है। भाई उसका कारण है कि उन्होंने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरह से लड़ाई लड़ करके देश को आजादी दिलाई, उन्होंने देखा है कि किस तरह से देश को किस तरह से भुखमरी था और किस तरह से जाकर के देश को विकास किया है इन जाकर के 70 सालों में। तो ये मत बोलिए जपेंद्र जी, बीच में मत बोलिए, अब उन्होंने सुना है, धैर्य से बोलने दीजिए उनको। आप जवाब तो सुना कीजिए, धैर्य रखिए ना, आप जवाब दीजिएगा हमारे सवालों का। नहीं अब जवाब का भी समय नहीं मेरे पास, मैं सुरेंद्र जी को लूंगा इसके बाद, जल्दी बोलिए। उन 70 सालों में उन्होंने देखा है कि किस तरह से देश का विकास हुआ है, देश किस परिस्थिति में थी, देश में खाने के लिए पूरा अनाज नहीं था। भारत हम लोगों ने चलाया हरित क्रांति, देश में अनाज आया, देश का विकास हुआ है। उन लोगों ने देखा है कि किस तरह से देश का विकास हुआ है, और इसलिए जाकर के वो उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है। ये जो नए नए लोग आए हैं, इन्होंने राम के नाम पे बंटवारा किया, हिंदू के नाम पे बंटवारा किया। मतलब सुरेंद्र जी को भी लपेट रहे हो, कांग्रेसी बना रहे हो, जबकि वो ना कांग्रेसी है ना वाजपेयी हैं, आप लपेट ले रहे हो सुरेंद्र जी को। मैं सुरेंद्र जी से ही पूछ लेता हूँ। ठीक है शैलेश सिंह, मैं लौटता हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी एक पार्टी कह रही है कि भाई आप लेफ्टिस्ट हो, कांग्रेसी हो, कांग्रेस भी आपको लपेट रही है, जबकि मैं जानता हूं कि आप पत्रकार हो, कड़वा बोलते हो, सारी सरकारों में इसी तरह आप बोलते रहे हो, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। हालांकि मेरे प्रमाण की जरूरत नहीं, सुरेंद्र जी मेरे बहुत ही वरिष्ठ, मेरे अग्रज रहे हैं। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। आप लोग बोल चुके मेरी बात है। आज मुद्दा पाकिस्तान है, सुरेंद्र पे मुद्दा नहीं है, इसलिए हमारी चर्चा छोड़ दीजिए। हमारी उम्र जो है उसका ख्याल अपना चौहान साहब को करने दीजिए, उन्होंने बुलाया तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। देखिए असली बात क्या है कि या तो हम जब ये कह रहे हैं तो मुझे अब ऐसा लगता है कि 10 साल में इतना काम क्या कर रहे हैं, 267 योजनाएं, ये लोगों का स्टाइल है मोदी जी का। कितनी लंबी फेंक दो कि उसको लपेटने में, लटाई करने में, कनपुरिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लटाई करने में बहुत टाइम लग गया। चौवा भी है, चौवा करते हैं, ऐसे ऐसे लटाई, वैसे ऐसे चौवा कर दो, फिर ये उस चौवे में खुद फंस जाते हैं। अब हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता अपने चौवे फंसे बता रहे हैं कि एम्स पहले जितने बने तो उससे 2.5 गुना और बन गए। भैया कौन से देश में रह रहे हो, कहाँ रहे? एम्स बनना आप क्या सोचते हैं कोई ठेला लगा देना है? अरे उसके लिए करोड़ों रुपए 22 एम्स बने हैं या तो पिछले 8 सालों में। बोलने दो भाई, डिस्टर्ब मत करो। आपको सुना है उन्होंने आपको सुना। जपेंद्र डिस्टर्ब मत करो, जपेंद्र जी डिस्टर्ब मत करो, आप भले आदमी हो, डिस्टर्ब मत करो। बोलो सुरेंद्र जी, बोलिए। चौहान साहब उनका एक अलग से प्रोग्राम करा दीजिए। नहीं हम लोग बोलने नहीं देंगे। नहीं हम करा दें। ये हमारे ये लगातार बैठते हैं, उत्साही नेता है। बोलिए। हाँ चलिए, तो देखिए आज स्थिति क्या है कि जब ये लोग कहते हैं कि हमने ये जब ये कोई काम नहीं बताते 10 साल के, और अल्टीमेटली राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, और ये नए शब्द हर बार आपकी ये क्या कहते हैं, मंगलसूत्र, और जब करें ये 17 में कांग्रेस आ जाएगी, लूट लेगी, कांग्रेस आ जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। अरे तो तुमने 10 साल में क्या काम किया? कांग्रेस को इतना कमजोर कर देते कि आपसे शासन करने लायक ही नहीं रहते। कमजोर किया भी आपने, इसके बावजूद आप भयभीत हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस का फोबिया हो गया। उसका नाम क्या होगा मुझे पता नहीं, कांग्रेस से फोबिया रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, उसी से ग्रसित है पूरी बीजेपी, और उसी का दिन रात गुणगान करती रहती है। ठीक बात है। मुझे लगता है कि चुनाव में हम लोगों को पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। और एक बात बता दें, किसी पत्रकार को, न हमको, न दुर्गेंद्र जी को, न हम कांग्रेसी न बीजेपी, कल सरकार बदल जाएगी
तो राहुल गांधी को इससे ज्यादा नंगा करेंगे। ठीक बात और है, वो ठीक बात है, आपसे ज्यादा शिष्टता से सुनेंगे। आप लोगों में सुनने की वो नहीं है, ठीक बात है, क्योंकि ठीक बात आपको लगता है कि नहीं, अगले को सवाल नहीं पूछना चाहिए। ठीक बात और है। बात करते हैं कि साहब नहीं सुरेंद्र जी, हमारे आप जैसे लोगों की गलती है, हमारी बिरादरी की गलती है कि हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं या पूछना भूल गए हैं, ये दिक्कत है, या हमें पूछने नहीं दिया जाता, या हम पूछ नहीं रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ बोलिए जपेंद्र, बस 5 सेकंड, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। जपेंद्र, जब सरकार की आलोचना होती है तो वो आलोचना का अधिकार है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, और हम लोग भी उस आलोचना को सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन उस आलोचना के पीछे जब तथ्यों की जांच होती है, जब हम तथ्यपरक बातों को लेकर जवाब देते हैं, तो कम से कम 2014 के बाद से आज तक जो देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पद पर आने के बाद जो अच्छी चीजें हुई हैं, जो बदलाव हुए हैं, जो भविष्य की योजनाएं बनी हैं, जो भारत का एक ऑरा पूरी दुनिया में गया है, तो कम से कम उन अच्छी चीजों के लिए भी अगर थोड़ी सी भाई मैं तो कार्यक्रम ही यही योजनाओं की संख्या बताते शुरू करता हूं। जपेंद्र भाई, मैंने तो कार्यक्रम को ही 267 योजनाओं से शुरू किया। अब क्या चाह रहे हो आप? मतलब क्या हम पटका वटका डालने, क्या आप चाह रहे हो? हमने तो योजनाएं की गई, प्रधानमंत्री ने 267 योजनाएं इस देश में दी हैं। हयात उमर अंतिम टिप्पणी, हयात उमर अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, हयात उमर। देखिए ठीक है, बाकी लोग शांत हो जाएंगे। दुबे जी हमारे भी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने मतदाताओं के विजडम पर क्वेश्चन किया। उन्होंने उनके आईक्यू लेवल को बताया कि वो 50% मतदाताओं का आईक्यू लेवल कम है और वो भ्रमजाल रहा था। यही शायद हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं, और इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस अब हमें डगमगाया हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा ना होता और वो अपने मतदाताओं के विजडम को क्वेश्चन मार्क ना कर रहे होते, तो शायद वो अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को, अपने कामों को गिना रहे होते और विपक्ष को घेर रहे होते अपने बनाम कांग्रेस के 10 साल पर। ठीक है हयात भाई, ठीक है हयात भाई, मैं नरेंद्र मोदी को ले लेता हूं। गुजरात से हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, क्या कहेंगे कि भाई इन योजनाओं का सहारा लेना चाहिए कि पाकिस्तान का सहारा लेना चाहिए? सीधे दो टूक। जो आज मोदी जी का जो महत्व बढ़ा हुआ है, उसकी वजह तो वही है कि जो विकास के मुद्दे पर जो काम किया हुआ है वो सबको ध्यान है ना, अकेला ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस को एक बात का मंथन होना चाहिए कि पिछले 10 साल से मोदी करके पीछे पड़े हुए, तो वो सोचना चाहिए कि हमने 70 साल में जो नहीं कर पाए वो 10 साल में कैसे हो गया। और उनको सबसे पहली तो बात वही है कि उनको इस बात को हर बार कांग्रेस होती है तो पाकिस्तान के पीछे सपोर्ट में खड़ी रहती थी, चीन के पीछे सपोर्ट में खड़ी रहती थी। आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं किया कि बीजेपी के साथ मिलकर कोई अच्छा सा कोई जो व्यवहार बनता है पाकिस्तान की तो तरफ क्या से। करें, विलय कर दें, बीजेपी में विलय कर दें, क्या करें भाई? राहुल गांधी को एक प्रपोजल भेजो भाई शैलेश सिंह कि बीजेपी में विलय कर दें। महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी। जी बिल्कुल। तो जो जपेंद्र जी कह रहे थे कि विकास किया और तुलनात्मक अध्ययन जो कर रहे थे, मैं एक तुलनात्मक अध्ययन ये बता दूं कि वोट डालने का अधिकार 18 साल में होता है। अब ये कोई कहे कि 18 साल के पहले तक वोट क्यों नहीं डाला, तो ये इलॉजिकल बात हो जाएगी। हर एक चीज की बुनियाद कोई बनाता है, धीरे धीरे मंजिल बनती है, दूसरी मंजिल बनेगी, तीसरी मंजिल बनेगी। तो विकास एक ही रफ्तार से ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पैदा हुआ और उसको बोलो 100 मीटर फर्राटा दौड़ो, समय लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब वक्त नहीं है मेरे पास। कुंवर जपेंद्र बहुत धन्यवाद, शैलेश सिंह बहुत धन्यवाद, नरेंद्र मोदी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, हयात उमर, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र दुबे जी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मतदाता अगर इस तरीके के मुद्दों से जिनसे उनका सीधा सरोकार नहीं है, कोई भी पार्टी इस तरह के मुद्दे लाए, पक्ष विपक्ष कोई भी, अगर उनसे कोई सीधा सरोकार नहीं है, उनके जीवन से जुड़ा मुद्दा नहीं है और उस पर भी वो वोट देता है, तो फिर मतदाता अपनी गति दुर्गति का स्वयं जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।